नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PSCV में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भारत के पर्वत, पठार, मैदान, तट और दर्रे व द्वीपों के बारे में। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि किसी न किसी पेपर में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ना एक नहीं, एक से दो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो आप सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा तो हिमालय से जुड़ी हुई, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय का दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर में क्रम क्या है। देखो, सबसे पहले पाया जाता है हमारा ट्रांस हिमालय, उसके बाद में फिर पाया जाता है हमारा वृद्ध हिमालय, फिर हमारा मध्य हिमालय और फिर हमारा शिवालिक श्रेणी पाई जाती है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 आपको नाम आना चाहिए, गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन ऑस्टिन किसका पार्ट है, तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किस क्षेत्र में अवस्थित है, लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है। उसके बाद में पूछा जाए कि वृद्ध हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम आता है कि कौन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है, तो ये हमारी सिक्किम में अवस्थित है। कितनी है इसकी ऊंचाई, तो 85-98 मीटर। उसके बाद में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो जो वृद्ध हिमालय पर अवस्थित है उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। क्या है, ME के नाम से जाता है माउंट एवरेस्ट। कितनी है, 88-48, या फिर कुछ लोग अलग अलग भी बोलते हैं, कोई कुछ पॉइंट बढ़ गई है, 88 पॉइंट भी बढ़ गई है, तो इसको याद रखिएगा। ये हो गई। अब उसके बाद में देखा जाता है कि इन हिमालयों के बीच में जो पासेस हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कौन सा पार्ट कौन से नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं इंडो तिब्बत सचर जोन, जो ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में पाया जाता है, इंडो तिब्बत सिचर जोन। उसके बाद IT इंडो तिब्बत सचर जोन, CZ के नाम से भी बोलते हैं। एक ITCZ अलग चीज़ होती है, इंडो ट्रॉपिकल सचर जोन होता है, और अंत उष्णीय क्षेत्र वो हमारा विषुवत रेखा पर पाया जाता है, वो अलग चीज़ है। उसके बाद में है कि वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय, जिसको बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद में हमारा शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF। और उसके बाद में जो हमारा मैदान है, या फिर अरावली बोल रहे हैं, शिवालिक और अरावली के मध्य में पाए जाने वाला हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये जो क्षेत्र होते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी पर्वत हो तो ऐसे निकल रहा है, फिर दूसरा यहाँ है, तो जो बीच का जो क्षेत्र है उसको इन नामों से जाना जाता है। तो मुझे आप आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इन श्रेणियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी श्रेणी है काराकोरम। कहाँ अवस्थित है, लद्दाख में। पहले कहाँ हुआ करती थी, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करती थी। ये K2 सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो लंबाई भी दी हुई है 86-11। दूसरी कौन सी है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा है। कितनी, 85-98। एक चीज़ और याद रखिएगा, कई बार उन श्रेणियों की जो हमारे उस पर अवस्थित हैं, किस पे, हिमालय पे, तो उन चीज़ों की पूछ ली जाती है कि काराकोरम, लेह लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये काराकोरम है, ये लेह है, लेह लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। पूछ लिया जाता है कि कश्मीर घाटी कहाँ अवस्थित है, तो ये पीर पंजाल के मध्य अवस्थित है। तो पूछे तो पीर पंजाल रेंज के मध्य में अवस्थित है कश्मीर घाटी। तो याद रखिएगा, आपको पेपर में क्वेश्चन बनता है। ये हमारा K2 से जुड़ा हुआ हो गया। उसके बाद में लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी कहाँ है, हमारी लद्दाख में अवस्थित है। तो ये कहाँ, और इसके बाद में जो विशेष क्या है, कैलाश पर्वत और अक्साई चीन लद्दाख श्रेणी में ही स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, जो कैलाश पर्वत है हमारा और जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, तो ऐसे हमारा जो देश का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है वो लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। इससे पहले ऊपर जो श्रेणी है वो काराकोरम श्रेणी के रूप में जानी जाती है, वो ऐसे जो फैली हुई है यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारा काराकोरम अवस्थित है। उसके बाद में थी जास्कर श्रेणी। ये जम्मू एंड कश्मीर में आ जाती है जास्कर श्रेणी। उसके बाद जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है, क्योंकि ये क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर में पूरा क्रम बता दिया है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये कहाँ है, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। फिर नंदा देवी। जब आप नैनीताल घूमने जाओगे तो वहाँ पर विजिटिंग पॉइंट के पास जाओगे ना, तो नंदा देवी आपको दूर से दिखाई देगा। एक जगह दूरबीन लगी हुई है, तो नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में है, और यह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत में अवस्थित चोटी है। लेकिन जो काराकोरम रेंज है, तो ये कुछ जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र, ये उस समय पे चीन को डोनेट कर दिया था पाकिस्तान ने, पता नहीं किस बेस पे कर दिया था, तो ये वहाँ अवस्थित है। लेकिन जो अभी अभी अब जो भारत में अवस्थित है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो कंचनजंगा हो गई। और ये हिमालय की जो वृद्ध हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी भारत की है। अब हम देखते हैं डफला, अरुणाचल प्रदेश असम की सीमा पर देखने को मिलती है। आवर श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत और चीन की सीमा के पास में अवस्थित है। अबोर श्रेणी, जब आप देखोगे, ये भारत का मैप है हमारा, ये भारत का मैप हो गया, ऐसे मैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है, तो डफला, अबोर, अबोर श्रेणी, तो ये सब हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, हमारी
अबोर श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में जो सीमा पर यहाँ अबोर श्रेणी मिल जाएगी, और यहाँ हमें डफला मिल जाएगा क्योंकि असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर देखने को मिल रहा है। फिर मिसमी, ठीक है, ये भी हमारे क्या मिलेगी, यहाँ पर मिसमी मिल जाएगी हमें। उसके बाद पटकई बोम, ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे बाउंड्री पे हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद में, और ये म्यांमार से भी सीमा साझा करती हैं। उसके बाद नागा, ये भी म्यांमार से सीमा साझा करती हैं। फिर मिजोरम में लुसाई की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, लुसाई की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। और सबसे ऊंची चोटी है इसकी, जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, फोंग फुई या फिर ब्लू माउंटेन। MPPSC में क्वेश्चन बना है कि ब्लू माउंटेन कहाँ अवस्थित हैं, तो ये कहाँ अवस्थित है, हमारे मिजोरम में अवस्थित है। उसके बाद मिकिर पहाड़ियाँ, तो ये कहाँ है, तो असम का काजीरंगा पार्क है, उनमें से जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं उनके आसपास देखा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डम्पू चको। IMP हमारे लिए एक नया है, हमें कोई भी ट्रेडिशनल बुकों में हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमें परीक्षा धाम की इस पुस्तक में हमें सब देखने को मिलता है, तो हमें ये कर लेना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे, मिकिर हो गया, गारो खासी जयंतियाँ तो पूछ लिया जाता है, तो ये कहाँ है, तो मेघालय में अवस्थित है। तो गारो पे जो नोकरेक हमारा BSR है, बायोस्फीयर रिजर्व, जो हमारे यूनेस्को की सूची में भी दर्ज है, तो ये कहाँ अवस्थित आता है, गारो में। उसके बाद में पूछा जाता है जो मासेनाम या चेरापूंजी जो क्षेत्र है किस पहाड़ी पर पाया जाता है, तो खासी पहाड़ियों के बीच में, क्योंकि कीपनुमा ऐसी बनी हुई है या करती हैं ये तीनों, तो यहाँ पे क्या है, जो बीच वाली जो पहाड़ी है कौन सी, खासी पहाड़ी, तो यहाँ पर फंस जाती हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है बारिश। जो हमारे पश्चिम बंगाल का जो मानसून आता है वहाँ पर वो यहाँ फंस जाता है मेघालय में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खांसी में अवस्थित है। उसके अंदर जयंतियाँ, तो यहाँ और इन पर जो रहने वाली जनजातियों के नाम, या तो इन पहाड़ियों को उनके नाम से जाना जाता है, या फिर जनजातियों को उनके इन पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे जनजातियाँ भी निवास करती है, तो गारो खासी जनजातियाँ मेघालय में ही निवास करती हैं। उसके अंदर अरावली श्रेणी, तो अरावली देखो बहुत ही चर्चा में रही थी अभी, तो ये आप याद रखिएगा। तो किस प्रकार का पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। 1722 इसकी ऊंचाई है, 1722 मीटर। ये कहाँ अवस्थित है, सीहोर जिले में, जो माउंट आबू क्षेत्र है वहाँ पर ये आपको देखने मिल जाएगी, कौन सी, गुरु शिखर। उसके बाद में राजमहल की पहाड़ियाँ, ये झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी क्षेत्र है राजमहल की पहाड़ियाँ, और संथाल और मुंडा जनजातियाँ यहाँ पर देखी जाती हैं। और पार्श्वनाथ चोटी, जो पार्श्वनाथ जैन तीर्थ क्षेत्र है जहाँ से 24 तीर्थंकर मोक्ष गए थे, वो क्षेत्र भी इसी सबसे ऊंची चोटी उसकी वही है, 1200 कुछ मीटर के आसपास आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। तो ये कहाँ आता है, झारखंड में आता है। और उसके बाद में अगला है हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ है विस्तारित है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आपको गुजरात की उस पर सीमाओं में देखने को मिल जाएगा। इसका जो मुख्य पार्ट है वो कहाँ देखने को मिलता है, हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मैंने MP की GK को पढ़ाई है, उसमें इसको डिटेल में चर्चा की है इसके बारे में। सतपुड़ा का जो पश्चिमी भागों से राजपीपला, मध्य भाग को मध्य भारत और पूर्वी भाग को मेकाल के नाम से जाना जाता है। अमरकंटक सबसे ऊँची चोटी है इसकी। जो मध्य भाग जो महादेव श्रेणी है उसकी सबसे ऊँची चोटी है कौन सी, 1350 मीटर ऊँचाई है, धूपगढ़। उसके बाद में राजपीपला में आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में हमारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, और ये हमारे सासाराम बिहार तक भी जाती है, सोनभद्र होते हुए यूपी के क्षेत्र से होते हुए। लेकिन मुख्य पार्ट कहाँ देखने को मिलता है, इसका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके जो मध्य भाग को भांडेर श्रेणी, पूर्वी को केम्बू श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसे सद्भावना चोटी, जो दमोह जिले में अवस्थित है, उसको देखा जाता है। उसके बाद में हमें अजंता पहाड़ी कहाँ देखने को मिल जाती हैं, हमें जो महाराष्ट्र में जो अजंता और एलोरा वाला क्षेत्र है उसी क्षेत्र में हमें एक देखने को मिलती हैं। और इनके द्वारा जो राष्ट्रकूटों द्वारा यहाँ पर अजंता की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध है, उनका निर्माण किया गया था। अब हमें देखने को मिलती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, एक केरल वाले क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। और जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी, 2695 मीटर, इनकी हाइट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पेपरों में कई बार पूछ लिया जाता है। दोता बेटा आएगी आपको 2637 मीटर के आसपास। तो उसके बाद में नीलगिरी की पहाड़ियाँ आएंगी, तो ये सब आपको याद रखना है। तो दक्षिण में सबसे कौन सी है, अनायमुदी है सबसे ऊंची। उसके बाद में हमारे आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये ट्राई जंक्शन है, जैसे हम देखते हैं ना, तो यहाँ अवस्थित है ट्राई जंक्शन। कर्नाटका की सीमा में लग जाती है, यहाँ पर तमिलनाडु की सीमा लग जाती है, यहाँ केरल की सीमा लग जाती है। कहाँ पर, नीलगिरी, यहीं पालघाट दर्रा भी पाया जाता है। और यह पहाड़ियाँ पश्चिम घाट और पूर्वी घाट है, जो हमारे घाट बने हुए हैं, इनको जोड़ने का भी काम करती हैं, कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। उसके बाद में सत्यमंगलम, आपने टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा होगा, तो तमिलनाडु में अवस्थित है, और इसी पहाड़ियाँ, इसी टाइगर रिजर्व इसी के आसपास देखा जाता है हमें क्षेत्र। उसके बाद सेवराय जावड़ी की पहाड़ियाँ, तो जस्ट आप सत्यमंगलम से ऊपर की ओर जाओगे इस क्षेत्र की ओर में, अगर हम ऐसे बड़ा मैप बना दें, तो यहाँ पर जो सेवराय जावड़ी की पहाड़ियाँ, फिर उसके ऊपर में नन्ना मलाई की पहाड़ियाँ, फिर उससे शेषाचलम की पहाड़ियाँ। जो पुष्पा मूवी आई थी तो शेषाचलम की पहाड़ियों से ही चंदन की तस्करी की जा रही थी। फिर शेषाचलम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में आ गई। उसके बाद सितमकोंडा, ये भी हमें कहाँ देखने को मिलता है,
अरमाकोंडा या सतमाकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में, और ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहीं देखने को मिलती है हमें। अब उसके देखना, महेंद्रगिरी नहीं है सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की, वो तो उड़ीसा में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी है। तो जो अरामाकोंडा सतमाकोंडा हिल्स है ना, वहाँ पे हमको सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की देखने को मिलती है। अब उसके बाद में हमें देखना है उड़ीसा में महेंद्रगिरी, 1501 मीटर ऊंचाई है, या गर्जत हिल जो उड़ीसा में देखने को मिलती है। उसके बाद इलायची की पहाड़ियाँ, ये सबसे दक्षिण में अगर पूछ ली जाए ये कहाँ कौन सी पहाड़ी हैं, इन्हें कार्डोमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे इलायची की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा में हमें देखने को मिलती है। ये भारत के सबसे दक्षिण में अवस्थित चोटियाँ हैं हमारी। अब हम आगे देख लेते हैं हमारी जो मुख्य जो हिमालय क्षेत्र में स्थित जो प्रमुख घाटियाँ हैं उनके बारे में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनता है इन घाटियों से जुड़ा हुआ कि इस घाटी कहाँ से कहाँ पाई जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारी कश्मीर घाटी है वो कहाँ पाई जा रही है, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जा रही है। किसके मध्य पाई जा रही है, जो वृद्ध हिमालय है हमारा, और पीर पंजल मध्य हिमालय का क्षेत्र भाग है, तो उसके मध्य में पाई जाती है। तो ये IMP है और पेपरों में पूछ ली जाती है। उसके बाद में है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। देखो अब जो मुख्य घाटियाँ होंगी ना हमारी, वो सब हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। जो बाइक से जाते हैं ना लद्दाख वगैरह, वो इन्हीं घाटियों से होते हुए जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो लेह से जाने वाला ट्रैक है वो इतना सुगम नहीं था कि आप यहाँ से होते हुए इस साइड की ओर जाओ। तो ये वाला जो हिमाचल प्रदेश वाला रूट है वो थोड़ा सुगम रहता है। तो कांगड़ा घाटी ये पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है। जो धर्मशाला वाला ग्राउंड है हमारा, वो क्या बोलते हैं, HPCA, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जो धर्मशाला बेहतरीन ग्राउंड है, लोग घूमने गए होंगे, तो वो कांगड़ा घाटी में आता है। उसके अंदर कुल्लू घाटी, ये धौलाधर और पीर पंजाल का जो क्षेत्र है उसके मध्य में अवस्थित है। स्पीति घाटी, जैसे ही आप ऊपर की ओर जाते जाओगे ना, लद्दाख से जुड़ोगे ना, तो ये हमें आपको वहाँ देखने को मिलेगा। बुद्ध का जो तंबो मठ है इसी घाटी में अवस्थित है। और ये कहाँ है तंबो मठ, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद में है मलना घाटी। ये घाटी को छोटा यूनान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी विशेषता है जैसे यूनान के क्षेत्रों में ऐसी विशेषता देखी जाती है, तो मलना घाटी को छोटा यूनान भी कहा जाता है। उसके बाद सांगला घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बासपा घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उसको बासपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आती है हमारी नेलोंग घाटी, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है हमारा नेलोंग घाटी, वो इसी में अवस्थित है। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है हमारा, उत्तराखंड में नेलोंग घाटी में ही अवस्थित है। अब आता है चुम्बी घाटी, ये बहुत ही चर्चा में बनी रही, क्योंकि चुम्बी जो वैली है वो सिक्किम में जो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा है, तो ये जो डोकलाम विवाद हुआ था उस समय ये बहुत ही चर्चा में हुई थी, कहाँ अवस्थित है, पेपरों में पूछी भी गई थी, क्योंकि चीन से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। मुख्य रूप से ट्राई जंक्शन बन जाता है कि जो भारत का, हमारा भूटान का और चीन का, इसलिए नाथुला और जलेपला दर्रा है। उस समय जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा स्थगित की गई थी 2016-17 के आसपास में, तब ये बहुत चर्चा में रही थी। उसके बाद में यूथांग घाटी, ये भी सिक्किम में अवस्थित है। जो हॉट स्प्रिंग का क्षेत्र है, मुख्य रूप से ये हॉट स्प्रिंग घाटी देखी जाती है। यहाँ से ज़मीन से धुआरे निकलते हैं, गर्म पानी के धुआरे देखने को मिलते हैं। अब हमारे समक्ष आ जाते हैं हिमालय क्षेत्र में स्थित प्रमुख हिमनद व ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ये 76 सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और यह विश्व में सबसे ऊंचे युद्ध स्थल के रूप में भी जाना जाता है। सियाचिन में भी वॉर हुए थे, तो ये सबसे ऊंचे युद्ध स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। जब आप ऐसे जाओगे ना, ये वाला जो क्षेत्र है, अब पाकिस्तान इसको गोलगुलिड बाल्टिस्तान बोलता है, और ये वाला क्षेत्र चीन को उसने उस समय डिनोट कर दिया था। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बालतोरा, सियाचिन, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। स्पर वगैरह ये सब इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं हमें। उसके बाद में आता है स्पार, ये भी ग्लेशियर ट्रांस हिमालय और काराकोरम में स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, क्या 61 किलोमीटर है। उसके बाद में सोनापानी ग्लेशियर, ये लघु हिमालय का पार्ट है, जो पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ध्यान रखिए। उसके बाद में चोराबाड़ी ग्लेशियर, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। जो रुद्रप्रयाग जो पाया जाता है वो इसी रुद्रप्रयाग जिले में ये देखा जाता है। उसके बाद में आता है हमारा मिलाप ग्लेशियर। यह ग्लेशियर उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ है, काला पानी वाला क्षेत्र जो नेपाल से हमेशा विवाद में बना रहता है, तो मिलाप ग्लेशियर भी वहाँ देखा जाता है। उसके बाद चेमू ग्लेशियर, चेमू ये कहाँ, सिक्किम में पूछ लिया जाता है कि चेमू ग्लेशियर कहाँ है, तो ये सिक्किम में देखने को मिलता है। और कंचनजंगा और चेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम माना जाता है। उसके बाद में हम आगे देखें कि जो हमने फॉल्ट पढ़े थे अभी कि हिंज पॉइंट व सचर जोन, हिंज पॉइंट या सचर जोन कहाँ देखने को मिलता था, या इंडो तिब्बत सचर जोन, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, वृद्ध हिमालय व लघु हिमालय, सब पढ़ चुके हैं हम। मैंने बाउंड्री फॉल्ट, लघु हिमालय व शिवालिक, और फिर HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ये हमारा या फिर उत्तर का मैदान या फिर हमारा अरावली के मध्य देखा जाता है। ये हमारा पूरा पार्ट हो गया। पहले पर्वत होते हैं, फिर पठार बनते हैं, फिर मैदान होते हैं, फिर समुद्र में जाके मिल जाते हैं। अब उसके बाद में
अगले जो मुख्य पॉइंट है हमारे, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉर्बेनस्टन 8661 11 मीटर। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 85 98 97 सिक्किम में देखने को मिलती है। और राजस्थान या अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। सतपुड़ा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ 1350 मीटर। विंध्याचल की सद्भावना गुडविल, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में ये, उसके बाद में गिर पर्वत कहाँ है? हमारा गुजरात में अवस्थित है। तो 1117 मीटर गुजरात में। गोरखनाथ, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरखनाथ। उसके नीलगिरी जो दक्षिण में है सबसे, नीलगिरी की जो चोटी कौन सी है? दौलता बेटा, कितनी है? 2637 मीटर। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी 2695 मीटर केरल में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी 2695 केरल में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदागढ़ का आंध्र प्रदेश में। जो हमने जो पहाड़ी जो देखी थी उनकी, उसकी मध्य आती कितनी है इसकी? 1690 मीटर। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आरामा कुंडा क्या है? 1680 मीटर। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली कितनी है? हमारी 1672 मीटर उड़ीसा में। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सरामती 3826 मीटर नागालैंड में अवस्थित है। उसके बाद में हमारी देख लीजिए अंडमान निकोबार में जो सैडल पीक है 732 मीटर, उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। वो सबसे ऊंची चोटी हमारी अंडमान निकोबार की। उसके बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी। जैसे आप पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र जाओगे ना तो आपको वहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी देखने को मिलेगी। उस छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा या सामरीपाट, तो ये कितनी है? 1225 मीटर। उसका झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ गिरिडीह जिले में आती है। पार्श्वनाथ मैंने आपको बताया था 1200 कुछ इसकी मीटर में लंबाई देखने को मिलती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो भारत है उसके जो प्रमुख मैदान है इसे कई रूपों में विभाजित किया गया है। जैसे प्रादेशिक मैदान भूगोल की स्थिति के आधार पर, और अन्य मैदान। प्रादेशिक मैदान के आधार पर कैसे देख लें? पंजाब का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान, मध्य भारत का मैदान, अन्य क्षेत्रों में। और भौगोलिक आपने सुना होगा भाबर, फिर उसके बाद में आता है तराई, फिर बांगर और खादर। इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर कौन कौन से हैं हमारे? कि पंजाब का मैदान, तो जो पंजाब हरियाणा दिल्ली का जो क्षेत्र है, अब क्या है, जो नदियां हैं हमारी, जो मुख्य नदियां हैं वो अपने बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब क्षेत्र बोलते हैं। दो नदियों के मध्य में जो पाया जाने वाला जो क्षेत्र होता है इसको दोआब के नाम से जाना जाता है। तो जैसे पहला बीस्ट दोआब, तो बीस्ट दोआब के अंतर्गत जो हमारी सतलुज है और हमारी जो ब्यास नदी है तो ईस्ट से उसके तहत, और वारी, व्यास और रावी नदी के मध्य जो बीच का जो दोआब क्षेत्र है, तो बीस्ट और वारी दोआब है उसके मध्य जो आने वाला पंजाब और हरियाणा का मैदान आता है। इसका निर्माण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आता है राजस्थान का मैदान। अरावली के पश्चिमी भाग में पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ शुष्क मरुस्तरीय मैदान है। ये लगभग 800 किलोमीटर तक इसका विस्तारित क्षेत्र है। और इसकी जो मुख्य नदियाँ हैं माही, लूनी व घग्गर और बनास नदियों द्वारा यह निर्मित किया जाता है। अब देखते हैं गंगा का मैदान। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा? गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है। यह सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र यही है और यह 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद में आता है हमारा ब्रह्मपुत्र मैदान। जो ऊपर वाला है ना, इसको सिंधु के मैदान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं वो सिंधु की सहायक नदियाँ भी देखने की, चनाब की सहायक नदियाँ हैं एक रूप में। उसके बाद में हमारी आप देखते हैं जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में देखा जाता है। यह हिमाचल जो हिमालय पर्वत है और मेघालय के पठार के बीच में एक लंबा सकरा क्षेत्र है। जो आप देखोगे क्या असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है वो ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में देखा जाता है। इस मैदान में की जो प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा ये बनाया जाता है। अब हमारे यहाँ पे आता है भौगोलिक आधार पर, जो मैंने आपको बताया था कि भाबर का मैदान, फिर तराई का मैदान, बागल। देखो पहले क्या हुआ, जब नदी क्या होती हैं, जब नदियाँ ग्लेशियरों से निकलती हैं ना, बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, नदियाँ इनमें प्रवेश करती हैं तो क्या है, दिखाई नहीं देती हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे बोल्डर होते हैं, छोटे छोटे बोल्डर, तो यहाँ पे क्या नदियाँ एकदम से बाहर की ओर आ जाती हैं, तो इनको बोलते हैं तराई क्षेत्र। ये कौन सा हो गया? भाबर क्षेत्र। और फिर ये हो गया तराई क्षेत्र। और फिर जब नदियों द्वारा एक संप्राय मैदानों के निर्माण कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जमा कर दी तो इसको बोला जाता है पुरानी जलोढ़, तो इसको बोला जाता है बांगर।
और फिर जब नीचे क्षेत्र में जाके नीचे जमा करती है उसको बोला था खादर का मैदान। तो पूछ लिया जाता है सबसे उपजाऊ कौन सा क्षेत्र होता है, तो हमारा खादर का मैदान देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर नवीन जड़ोर होती है, पुरानी जड़ोर हो जाती है, इसका हम उपयोग कर लेते हैं। तो वही चीज़ें हम सब चीज़ें देखेंगे। भाबर का मैदान ये शिवालिक के दक्षिण में स्थित कृपद क्षेत्र है। यहाँ छोटी छोटी नदियाँ क्या हो जाती है, भूमिगत होती हैं, कोई दिखाई नहीं देती, ऊपर क्या हो पत्थर रहते हैं, इसलिए अंदर की ओर ये प्रवाहित होती हैं। फिर तराई मैदान भाबर मैदान के दक्षिण में स्थित एक दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ नदियाँ भूमिगत ना होकर पहाड़ी सतह पर आ जाती हैं, हमारी हमें दिखाई देने लगती हैं। इन मैदानों का निर्माण कंकड़ पत्थर व रेत व चिकनी मिट्टी से होता है, छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलते हैं इनमें हमें। फिर उसके बाद में आता है हमारा भांगर का मैदान। दो नदियों के मध्य स्थित जो दोआब क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, हम भांगर का मैदान कहते हैं। भांगर के क्षेत्र में बू रेह धाया पैट आदि क्षेत्रों के रूप में भी जाना जाता है। इसे पुराने जड़ों द्वारा निर्मित मैदान भी सॉरी कहा जाता है। अब हम देखते हैं खादर का मैदान। नई जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान है, यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है और इसे ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हमारे हो गए। अब उसके अंदर अन्य मैदान कौन से हमारे, अवध का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा ये उत्तर प्रदेश जो अयोध्या के आसपास वाला क्षेत्र है, तो अवध के मैदान के रूप में। मिथिला का क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, तो बिहार के आसपास में जो मिथिला का मैदान या मगध का मैदान देखा जाएगा। वारिंद्र का मैदान पश्चिम बंगाल में, रोही का मैदान, छप्पन का मैदान, पीटमांड का मैदान व मालवा का मैदान, ये हमारा छप्पन का मैदान कई बार पेपरों में पूछा जाता है, तो कहाँ ये राजस्थान में है। रोहिलखंड का मैदान उत्तरी दिल्ली का जो रोहिलाखंड वाला क्षेत्र है, पठानों वाला क्षेत्र है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रोहिलखंड का मैदान। लश्कर का मैदान जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है, जो चंबल से बनाया जाता है मैदान, उसको क्या बोलते हैं, लश्कर का मैदान कहते हैं। अब क्या बोलते हैं, जो जो दो नदियों के मध्य में, देखो मैंने आपको बताया था कि ये कैसा क्षेत्र होता है, एक नदी यहाँ से और एक नदी यहाँ से, जो बीच में जो क्षेत्र बन गया तो उसका दोआब कहते हैं। तो वही दोआब ये बनाया हुआ है। इसमें आप देखते हैं कि जो सिंधु सागर बनाया जाता है, जो दो नदियों के मिले, तो सिंधु व झेलम के द्वारा सिंधु सागर बनाया जाता है। और जेच बनाया जा रहा है झेलम और चुनाव के द्वारा। देखो जा से झेलम का ले लिया, चा ले लिया चुनाव का। रचना बनाया जा रहा है राबी और चुनाव का, राबी और चा से रचना बन गई। बारी व्यास व राबी का, विष्ट बन गया, बा और सा मिला के तो विष्ट बन गया। तो ये दो हमारे हमें याद करना है, पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। और ये द ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, भाबर का मैदान, तराई मैदान, वांगा थोड़ी ऊंचाई होगी, खादर थोड़ा नवीन क्षेत्र होगा। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। जो वांगा ऊपर का क्षेत्र है, नवीन जो क्षेत्र है, वो हमारा खादर के रूप में देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे एक ट्रांस हिमालय भी आप बना सकते हो, जो तिब्बत वाला मुख्य रूप से क्षेत्र देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि भारत के जो प्रमुख पठार हैं उनके बारे में। तो जो हमारे भारत के जो मुख्य पठार हैं, जैसे मध्य भारत का पठार, देखो पठार क्षेत्र, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब मैंने वहाँ पढ़ाया नहीं, कि जो वैज्ञानिक अध्ययन है मुख्य रूप से, तो 1000 से मीटर की जो 1000 से ज़्यादा की जो मीटर की जो आकृति है उसको पहाड़ या पहाड़ी क्षेत्र बोल दिया जाता है। उसके बाद में जो नीचे की आकृति है उसको पठार कह दिया जाता है, और फिर उसके 100 मीटर के आसपास की आकृति है उसको मैदान कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार है उनकी 6000 मीटर से भी ऊंचाई देखने को मिलती है हमें। लेकिन ये जो मैंने बता दिया, क्योंकि और पहाड़ के लिए पीक होना अति आवश्यक है, किसी पहाड़ में पीक होना आवश्यक है, उससे थोड़ा समतल क्षेत्र हो जाता है, पठार हो जाता है, फिर जो ज़मीनी क्षेत्र हो जाता है, ये मैदान के रूप में देखा जाता है। और इनका जो अगर हम देखें कि 33% हमारा ये पाया जाता है, 27% पठार पाए जाते हैं, उसके अंदर 40% भाग पर हमारे ये देखने को मिलते हैं, मैदान देखने को मिलते हैं हमारे जो वैश्विक धरातल पर, जो वैश्विक भूगोल होता है हमारा, उसके आधार पर। अब हम देखते हैं मध्य भारत का पठार। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये फैला हुआ है, विस्तारित है, जो भिंड मुरैना ग्वालियर वाले क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है। इसको सरसों की हांडी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सरसों वो DOP के रूप में, जो हमारा भिंड और मुरैना वाला क्षेत्र है उसको DOP के रूप में देखा गया है। और भारत का सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो भरतपुर में अवस्थित है। और हमारे यहाँ पे का मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा, तो ग्वालियर क्षेत्र में सरसों अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। और जो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, पार्वती, चंबल, बनास, कूनू व सीप नदियाँ इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। उसके अलावा मालवा मध्य प्रदेश में है, अरावली और विंध्याचल पर्वत के मध्य पठार अवस्थित है। सोयाबीन का प्रमुख क्षेत्र है, काली मृदा यहाँ पाई जाती है। और चीनी यात्री फायान ने इसकी जो जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु के रूप में मान्यता दी। उसके बाद में आता है हमारा बुंदेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मध्य में पाया जाता है। पन्ना जिले, यहाँ का जो पन्ना जिले अवस्थित है बुंदेलखंड में, हीरे के लिए सर्वाधिक यहीं से उत्पादित किया जाता है। खजुराहो, ओरछा, चंदेरी, देवगढ़ इसके प्रमुख स्थल देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा बघेलखंड का पठार, जो मध्य प्रदेश और हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। यहाँ पर लाल पीली मृदा, जो कि मुख्यतः
अधिक पाए जाते हैं इस मृदा में, उसकी अधिकता देखी जाती है। चावल का उत्पादन, क्योंकि यहाँ पे बारिश दोनों शाखाओं से हो रही है, बंगाल की खाड़ी से भी और हमारे अरब सागर की खाड़ी से भी, इसलिए इस क्षेत्र को चावल के उत्पादन के अधिक चावल का कटोरा के रूप में भी संज्ञा दी जाती है। और यह बघेलखंड साल के वृक्ष अधिक सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। उसके बाद में आता है हमारा छोटा नागपुर का पठार। इसे खनिज का रूर प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। रूर प्रदेश जर्मनी का क्षेत्र है जहाँ पर खनिजों की अधिकता देखी जाती है, उसी के नाम पर छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। तो बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। खनिज की अधिकता के कारण से भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है और सर्वाधिक खनिज छोटा नागपुर पठार से निकाले जाते हैं। उसके बाद काठियावाड़ का जो क्षेत्र है, गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यहीं देखा जाता है। तो काठियावाड़ गुजरात में है, काली मिट्टी होने के कारण यहाँ मूंगफली व कपास का अधिक उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में दक्कन का पठार, महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटका के सॉरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और कलसुईबाई दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और यह ज्वालामुखी क्रियाओं एवं बीसल चट्टानों से निर्मित पठार है। अब उसके बाद में हम देखते हैं दंडकारण्य का पठार। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश में हमें ये देखने को मिलता है दंडकारण्य का पठार, क्योंकि भगवान राम इस दंडकारण्य के पठार से होते हुए दक्षिण भारत गए। तो दंडकारण्य उस समय से फेमस है, क्योंकि सबरी वगैरह भी दंडकारण्य के क्षेत्र में देखी गई थी। अब इस क्षेत्र में चावल का उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि आंध्रा में भी अधिक चावल होता है, उड़ीसा में भी अधिक होता है और छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ में भी चावल। लेकिन ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र इसमें शामिल है। महानदी, तेल, ओंग यहाँ की बहने वाली प्रमुख नदियाँ। उसके बाद में रायलसीना का पठार, जो हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर हमें देखने को मिलता है। यह पठार लाल पीली मिट्टी की अधिकता देखी जाती है और यह तंबाकू एवं मक्का उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। अब हम देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे पठार को क्या बोला था, टेबल लैंड ही बोला जाता है। मैंने आपको बताया था पठार कैसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, तो इसको टेबल लैंड के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड के नहरताल में जो झारखंड का नेतरहाट है, उसको जो छोटा नागपुर पठार की क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है। एक बढ़िया क्षेत्र है, पिकनिक स्पॉट है नेरहाट। तो वहाँ पर क्या है, इसको छोटा नागपुर पठार की रानी भी कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार को 3 पठारों से मिलकर बना हुआ है। एक रांची का पठार, एक हजारीबाग का पठार, एक कोडरमा का पठार। कोडरमा बिहार से सटी हुई एक सीमा है। तो जैसे गया के बाद में अगला स्टेशन कोडरमा के रूप में आपके पास आएगा, अगर आप कभी ट्रेन से सफ़र किया होगा तो कोडरमा। तो ये हमें देखने को मिलता है 3 भाग हो गए। उसके छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पार्श्वनाथ है। राष्ट्रपति भवन जो बना है वो किस पे बना है, हमारा रॉयल सीना पे बना है। और अभी हमने क्या देखा, रॉयल सीमा देखा। तो रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश में, लेकिन रॉयल सीना जो कहाँ है, यहीं तक अरावली की श्रेणी यहीं तक रॉयल सीना तक जाती है। और ये हमारे एक रूप में अगर देखें तो हमारे मुख्य पठार रॉयल सीना, दंडकारण्य, मेघा जो दक्कन का पठार आ गया, काठियावाड़ वाला आ गया, मालवा आ गया, मध्य भारत आ गया, बुंदेलखंड का आ गया, शिलोंग का पठार आ गया। तो ये हमारे मुख्य पूछ लिया जाता है प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो शिलोंग के पठार तक या मालदा गैप तक देखने को मिलता है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। आप उसके बाद में हमारे समक्ष आते हैं जो तटीय मैदान है, मुख्य रूप से वो इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न नामों में से जाने जाते हैं और इनकी लंबाई भी कई बार पूछ ली जाती है कि अधिकतम चौड़े जो तटीय मैदान है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पूर्वी घाट में सबसे अधिक चौड़े पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा आपने देखा होगा कि मुख्य नदियों का उद्गम यहाँ से होता है और इधर की ओर प्रवाहित होती हैं। एक समय पर जब भूगर्भिक संरचनाओं के कारण यहाँ का एक टुकड़ा है, यहाँ पर सीधी खड़ी चढ़ाई देखी जाती है, जबकि यहाँ पे काफ़ी विस्तारित क्षेत्र देखा जाता है। तो यहाँ के जो मैदान सबसे अधिक चौड़े पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो धान की खेती है वो अधिक की जाती है। तो यहाँ पे और देखा होगा बागवानी फसलें अधिक की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे खड़ी वो है और यहाँ पे जो हमारा पश्चिमी घाट पाया जाता है। काठियावाड़, कोंकण, कनाडा और मालाबार हमें इसके जो प्रमुख भाग हैं पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्र के, और पूर्वी जो तटीय भाग है उसमें उत्तरी सरकार, उत्कल का मैदान, उसके बाद में गोलकुंडा और कोरोमंडल जो क्षेत्र है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो पश्चिमी घाट के जो तटीय क्षेत्र है हमारा, उसके बारे में एक बार हम पश्चिमी घाट बना लेते हैं अपना। ये वाला जो क्षेत्र है जो काठियावाड़ वाला क्षेत्र है, तो सबसे पहले आता है काठियावाड़ वाला क्षेत्र। तो काठियावाड़ से लेकर जो हमारा गुजरात से लेकर दमन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर दमन देखने को मिल जाएगा, इसको काठियावाड़ वाला बोला जाता है। दमन से लेकर गोवा तक का क्षेत्र को हमारा कोंकण तट बोला जाता है। 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बहुत ही मनमोहक है। जो दूध सागर जो वाटरफॉल है, जो चेन्नई एक्सप्रेस की जो शूटिंग हुई थी वो इसी के आसपास हमें देखने को मिली थी। तो कोंकण रेलवे ही देखने को मिलता है हमें। तो उसके बाद में फिर हमारा यहाँ पर न्यू मंगलौर जो कहाँ पर है, हमारा पोर्ट है बेंगलोर का न्यू मंगलौर, उसको कनाडा या कैनरा का तट भी बोलते हैं। उसके बाद में कोच्चि तक, न्यू मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक जो तट पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, मालाबार तट के रूप में भी जाना जाता है, केरल के तट के रूप के नाम से भी हम जानते हैं। काठियावाड़
गुजरात व दमन का इसी पर जो बंदरगाह हैं, जैसे पंडित दीनदयाल, जैसे कांडला बंदरगाह, दाहेज, मुंद्रा पोर्ट अब जो हमारे डिसमेंटल हो जाते हैं ना, हमारे जो भी पोर्ट, उनको यहाँ पे उनकी सब चीज़ें हटाई जाती हैं यहीं पे मुंद्रा पोर्ट पर ही। कोंकण तट, दमन से गोवा तक, मुंबई, नन्हा शेवा, और उसका अब बदावन कि जो नया कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है, वो इसी तट पर बनाया जा रहा है। उसके अंदर कनेरा या फिर कनाडा, वो कन्नड़ तट या केनरा तट बोलते हैं, न्यू मंगलौर तक है ये कन्नड़ तट भी बोलते हैं इसको, मैंने जो आपको बताया था। और ये न्यू न्यू मंगलौर के मर्म गोवा, जो मर्म गोवा कहाँ है हमारा, वास्को डी गामा जो तट है वो इसी के किनारे बंदरगाह अवस्थित है। उसके अंदर मालाबार, ये कन्याकुमारी तक पाया जाता है न्यू मंगलौर से। कोची इसी तट के बंदरगाह है, इससे मसाला, तो कोची से पहले बहुत सारे मसाले निर्यात आज भी निर्यात किए जाते हैं। वास्को डी गामा इधर ही तो आया था, तो मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है। और मालाबार तट की जो बालू है वहाँ पर थोरियम या मोनोजाइट मिलता है, जिसके हम फास्ट ब्रीडर FBR बना रहे हैं, जिससे हमारी जो ऊर्जा से जुड़ी हुई आत्मनिर्भरता है उसको हम प्राप्त कर सकें। अभी हम क्या है, प्रायोगिक अवस्था में ही हैं, तो PH, BR, FBR, प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर जो बना रहे हैं उन सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और अब है हमारा पूर्वी तटीय मैदान, तो उत्तरी सरकार जो हमारा पश्चिम बंगाल है, तो महानदी डेल्टा है। अब एक बार हम इसको बना लेते हैं कि ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, और महानदी यहाँ तक, तो इसको बोला जाता है हमारा उत्तरी सरकार। फिर महानदी से कृष्ण नदी तक इसको बोला जाता है उत्कल का मैदान। उसके बाद में कोलकोंडा तट कावेरी नदी तक देखा जाता है। उसके बाद में कोरोमंडल तट देखा जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि जो तमिलनाडु है उसमें कौन सा तट देखा जाता है, तो उसको कोरोमंडल तट के रूप में देखते हैं। तो हम एक बार हम डिटेल में देख लें इनको। उत्तरी जो तट है हमारा सरका तट, पश्चिम बंगाल से महानदी डेल्टा तक, हल्दिया और कलकत्ता बंदरगाह इसी तट की प्रमुख बंदरगाह। उत्कल तट महानदी से कृष्णा नदी तक का डेल्टा रहता है ये, और जो पारादीप है उड़ीसा का वो इसी के तहत आता है हमारा। उसका गोलकुंडा जो विशाखापट्टनम का वाइजैग है, जो सबसे गहरा बंदरगाह है, और उसके बाद में जिस सबसे नौज से सुरक्षित है, अगर देख लिया जाए तो कौन सा सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, तो ये एक नौज है, डॉल्फिन नौज बनी हुई है वहाँ पे, उससे सुरक्षित देखा जाता है। तो प्रमुख बंदरगाह वाइजैग शहर इसी तट पे आता है। उसके अंदर कोरोमंडल, जो कोरोमंडल है हमारा, वो लौटते हुए मानसून की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, कोरोमंडल तट पे या तमिलनाडु में होती है। और यहाँ पर चावल की खेती हमारी देखी जाती है मुख्य रूप से। अब उसके बाद हम छोटे छोटे हमारे जो तट हैं उनको हम देख लेते हैं। मांडवी तट या बैरावल तट जो सोमनाथ वाला क्षेत्र है, मांडवी देखते हैं हम, मांडवी नदी वगैरह, तो क्षेत्र कहाँ है, गुजरात में देखने को मिलता है। जूही, अलीबाग व मोरवे, तो आप जाओगे तो जूही बीच, जूही जो तट है ये समुद्री तट है, और जो अमिताभ बच्चन का जो बंगला है वो जूही बीच पर ही देखने को मिलता है, जो कहाँ महाराष्ट्र में हमारे। अगोदा तट व बागा तट ये कहाँ है हमारा, गोवा में। ओम तट, उल्लाल तट, देवबाग तट ये कहाँ हमारे कर्नाटका में। उसके अंदर लाइट हाउस, अशोका तट ये कहाँ में, केरला में। मरीन ड्राइव पूछता था, मरीना जो भारत का सबसे बड़ा तट कहाँ है, मरीन ड्राइव नहीं, मरीना तट जो कहाँ है, मरीन ड्राइव कहाँ है हमारी, ये हमारी मुंबई में है, लेकिन मरीना तट भारत का सबसे बड़ा तट कहाँ है, हमारा चेन्नई में अवस्थित है। उसके बाद में हम जो मुख्य और देखते हैं तो ऋषिकोंडा, तो आंध्र प्रदेश में जो कोंडा से जुड़े हुए नागाकोंडा ये सब जो आते हैं, अडनाकोंडा, तो ये आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से देखे जाते हैं। पुरी का तट, कोणार्क तट व गोपालपुर जो तट है उड़ीसा के हैं। गंगा सागर पूछते हैं, गंगा सागर महोत्सव भी होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है ये, तो ये हमें देखने को मिलता है। उसके एलिफेंटा तट कहाँ है हमारा, अंडमान निकोबार में। ये मुंबई में मत लगा देना, ये कहाँ है हमारा, अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। हमारे जो मुख्य तट थे वो हमें देखने को मंगलौर वाला, कैनरा या कन्नड़, कोंकण, काठियावाड़, कोरोमंडल, गोलकुंडा, उत्कल व उत्तरी सरकार हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मिलन बिंदु कन्याकुमारी हो गया हमारा। अब अगली जो है हमारी भारत के जो द्वीपीय समूह हैं उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारे जो द्वीपीय समूह हैं उनकी हम बात करें तो इसके अंतर्गत अरब सागर में स्थित एवं बंगाल की खाड़ी में स्थित एवं कुछ नदी द्वीपों के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे अरब सागर में अवस्थित प्रमुख द्वीप हैं उनकी स्थितियाँ क्या हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष चीज़ें क्या कौन सी हैं। तो सबसे पहले सॉरी अरब सागर, अलिया बेट, खादिया बेट और पीरम बेट, आपने नाम सुने होंगे इनके। तो खंबात की खाड़ी में अवस्थित हैं, जो हमारी नर्मदा नदी है मुख्य रूप से, नर्मदा ताप्ती के आसपास में हमें देखने को मिलते हैं। तो जो आलिया बेट है हमारा, तो नर्मदा की और जो ताप्ती नदी है उसके मुहाने के मध्य स्थित क्षेत्र है। यहाँ पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है और नर्मदा ताप्ती में खादिया बेट द्वारा निर्मित किए गए हैं। जो नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा यह निर्मित किया गया है। पीरम बेट है ये भावनगर में स्थित है और यह नमक उत्पादन के लिए
प्रसिद्ध है। कौन सा? पीरमबेट, जो हमारा मुख्य रूप से हमें देखें तो पीरमबेट हमारा इसके लिए प्रसिद्ध है। अब उसके बाद बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई क्षेत्र से हम पेट्रोलियम निकालते हैं। लगभग 20%, लगभग 15% हमारी जो उत्पादक हम जो उपभोग करते हैं उसका यहीं से निकाला जाता है। फिर अन्य क्षेत्रों से 5% निकाला जाता है और 80% हम आयात पर निर्भरता देखी जाती है हमारी। 20% हम स्वयं उत्पादित करते हैं। उसके बाद बासिन, ये भी कहाँ है हमारा? महाराष्ट्र में है और पेट्रोलियम का एक छोटा सा स्रोत है यहाँ पर। उसके एलिफेंटा द्वीप है, ये तट नहीं है। तट कहाँ है हमारा? अंडमान निकोबार में, लेकिन एलिफेंटा द्वीप कहाँ है हमारा? तो ये हमारा राष्ट्रकूटों द्वारा यहाँ पे क्या बनाई गई थी? गुफाएं बनाई गई थी और मंदिर बनाए गए थे। और जवाहर द्वीप, ये भी कहाँ है हमारा? इसे कसाई द्वीप भी कहा जाता है या बुचर हाउस भी या बुचर द्वीप भी बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में हमारा सॉल्वेट द्वीप, तो सॉल्वेट द्वीप का महाराष्ट्र में ही है, थाने इसी द्वीप पर बसा हुआ है, सॉल्वेट द्वीप पर। और उसके अंदर चोराबो द्वीप, ये कहाँ है हमारा? गोवा में है। यहाँ पर ही सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ है हमारा? इसी पर। अभ्यारण्य गोवा में है, जबकि नेशनल पार्क हमारा जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। ब्लिंगटन, जो ब्लिंगटन द्वीप है हमारा केरल में है और यह केरल के वेम्बनाथ झील में स्थित है। जो ये द्वीप है ब्लिंगटन द्वीप, ये जो वेम्बनाथ झील है हमारी, ऐसे जो लंबी सी देखने को मिलती है वेम्बनाथ झील, तो ये मुख्य रूप से क्या है? ये कयाल क्षेत्र है। और तो ये कहाँ है? हमें केरल में देखने को मिलता है। लक्षद्वीप जो समूह है वो कहाँ पे है? अरब सागर में है। मूंगा से बने हुए एटॉल हैं। ये 36 छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में अवस्थित जो द्वीप हैं वो। उसके बाद में पहला आता है न्यू मोरे द्वीप, ये कहाँ है हमारा? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है। भारत और बांग्लादेश के मध्य देश को लेकर क्या है? 1981 से विवादित रहा न्यू मोरे द्वीप। कलश द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान इसी के अंतर्गत यह द्वीप आता है। तो सुंदर वन जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा वो गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में हुगली नदी का जो मुहाना है इसी से सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उसके अब्दुल कलाम द्वीप जो हमारा बालासोर चांदीपुर वाला इलाका है, वहाँ पे हम जो सबसे ज़्यादा अगर हम कोई मिसाइल टेस्ट करते हैं ना तो वो कहाँ पे की जाती हैं? अब्दुल कलाम द्वीप पे की जाती हैं। यह मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर है। यह इसका पुराना नाम क्या था? व्हीलर पॉइंट था। व्हीलर के द्वीप के पास में चांदीपुर व बालासोर जो छोटे छोटे द्वीप भी हमारे अवस्थित है, सबसे ज़्यादा यहीं पर हम मिसाइल होते हैं। उसके बाद में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और जो हमारा श्री सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है वो यहीं से इस पर बना हुआ है। पम्बन द्वीप तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी में यह स्थित है। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे वैरन द्वीप। वैरन द्वीप का अंडमान निकोबार का पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है और इसमें अभी 15 नवंबर 2020 में क्या देखा गया? उद्गार देखा गया। उसके बाद में आता है हमारा शहीद द्वीप और उसके स्वराज द्वीप और सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है वो उनकी वजह कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। शहीद द्वीप का पुराना नाम नील द्वीप था। रॉश का बॉस सुभाष चंद्र बोस थे, तो ऐसे ही रॉस से बॉस याद कर लिएगा आप। और हेवलॉक को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। कुछ नदी द्वीप है हमारे लिए जो विश्व ख्याति प्राप्त है, जैसे माजुली द्वीप बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और 2017 से पहले इसे पहला नदी द्वीप जिला भी घोषित कर दिया गया। कब? 2017 में। उसके बाद में उमानंद द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सुनहरे लंगूर देखे जाते हैं। मुख्य रूप से क्या देखे जाते हैं? सुनहरे लंगूर देखने को मिलते हैं हमें। अब हम बात करें श्रीरंगपट्टनम द्वीप जो कहाँ है? ये कावड़ी नदी पर अवस्थित है और तमिलनाडु राज्य में यह स्थित देखने को मिलता है। उसके बाद है मंदाता द्वीप। मंदाता आप कभी आए हों नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर वाले जो क्षेत्र में, तो ये खंडवा जिले में अवस्थित है। अब हमारे समक्ष आ जाते हैं भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते सॉरी। तो हिमालय क्षेत्र के दर्रे, प्रायद्वीपीय दर्रे एवं अन्य जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे प्रमुख है हमारा काराकोरम दर्रा। काराकोरम कहाँ पाया जाएगा? जो काराकोरम वाला क्षेत्र ट्रांस हिमालय वाला उस क्षेत्र में। तो देख लेते हैं। काराकोरम लद्दाख में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंचा दर्रा है। पाक अधिकृत जो POK वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये देखता है और ये चीन को जोड़ता है। उसके अंदर जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। कश्मीर घाटी है जो उसको लेह से जोड़ता है। किसको? कश्मीर घाटी से लेह को जोड़ता है। अगर हम एक बार थोड़ा सा हल्का सा मैप बनाएं, अगर हम अपने से मैप बनाएं तो हम देखें तो काराकोरम तो यहाँ आ जाता है। उसके बाद में हमारा लेह वाला यहाँ आ जाता है क्योंकि कश्मीर घाटी से जोड़ रहा है हमें। उसके बाद में आते हैं बुर्जिल, बनिहाल। श्रीनगर के लिए जोड़ने वाला जो दर्रा है वो बनिहाल है, याद रखिएगा। पेपरों में बंद पूछा बुर्जिल कहाँ है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो यहाँ पे तो क्या आ जाता है हमारा जो बुर्जिल है वो। उसके बाद ये आ जाता है हमारा
जो बनिहाल दर्रा है वो, ये जम्मू से श्रीनगर के लिए जब हम जाते हैं तो जवार सुरंग पड़ती है। अब तो क्या यहाँ पे वंदे भारत चलने लगी है, पहले यहाँ पे पुल नहीं, जो चिनाब ब्रिज वाला चिनाब ब्रिज नहीं बना था तो पहले लोग बसों से जाते थे। अब तो यहाँ पे दिन में 2 बार वंदे भारत चलती है, एक सुबह चलती है एक शाम चलती है। तो आप जा सकते हैं श्रीनगर के जो पर्यटन है उसका भी आनंद ले सकते हैं। पीर पंजाल जो पड़ता है, जो क्या है पुलवामा वाला क्षेत्र है और कोटीपुरा को जोड़ता है, इस वाला जो क्षेत्र है वो कोटीपुरा को जोड़ता है, उसका रोहतांग। अब हम आ जाते हैं ये वाला हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, तो रोहतांग दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है, तो यहाँ पर रोहतांग देखने को मिल जाएगा हमें। उसके बाद हम सीप किला दर्रा, ये सतलुज नदी यहाँ से आती है सीप किला के दर्रे से, तो ये सीप किला दर्रा आ जाएगा हमारा। तो सतलुज नदी का निर्माण क्षेत्र यह दर्रा शिमला व तिब्बत को जोड़ता है, वही मैंने आपको बताया। उसके बाद में आता है वहाँ बाड़वा लाचा, तो ये पूछ लिए जाते हैं बाड़वा लाचा, सीपकला, रोहतांग, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश में। लेह को मंडी से जोड़ते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं और नीचे की ओर आने लगे हैं। उसके बाद मानाला, लिपुला और नीतिला, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में से तिब्बत को जोड़ता है माना। उसके बाद में ये कुमायूं पहाड़ियों में अवस्थित है। उसके बाद में हमारा लिपुलेख आ जाता है, ये कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख दर्रे से की जाती है। उसके बाद में हमारा जाता है नीति जो नीतिला दर्रा है वो ये मानसरोवर को कैलाश पर्वत की यात्रियों के लिए रास्ता प्रदान करता है। अब नाथुला जो चुम्बी घाटी में पड़ी थी, और जलेपला दर्रा, ये भी हमें जो ट्राई जंक्शन बना था सिक्किम और भूटान के मध्य में, ये आपस में जुड़ता है। कहाँ है? हमारे सिक्किम में अवस्थित है। उसके बाद में बॉमडिला, यांगयाप या दिफू, पूछ लिया जाता है यांगयाप दर्रा क्यों फेमस है? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। बॉमडिला क्या है? यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश की जो तवांग क्षेत्र है उसको तिब्बत का जो लहासा क्षेत्र है उससे जोड़ता है। तो अब तो ये लहासा वहासा नहीं, तिब्बत नहीं, चीन अपना क्षेत्र मानता है और इसको भी वो अपना कई नया नाम अरुणाचल प्रदेश को देते रहते हैं, फालतू की बक्कियाँ ही देती रहते हैं। तो ये उसका दिफू दर्रा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है और ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है। उसका तुजू दर्रा, तो ये तुजू दर्रा जो है हमारा वो मणिपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है और यह दर्रा जो इम्फाल को से जोड़ता है, हमारा म्यांमार से जोड़ता है। अब कुछ हमारे प्रायद्वीपीय दर्रे हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को ये क्या होना चाहिए? याद भी होना चाहिए। उसके बाद है हाथी गुड़ा दर्रा, ये राजस्थान का क्षेत्र है। तो सॉरी, ये पाली और जो राजसमंद का मार्ग है उसको जोड़ता है। उसके गौरम घाट, आपने अगर वो कोई गाना सुना होगा चल छैया छैया वाला, वो गौरम घाट दर्रे पे ही शूट किया गया है। शाहरुख खान और अरबाज खान की जो पुरानी बीवी हुआ करती थी उनके मध्य फिल्माया गया है। तो ये इसी गौरम घाट दर्रे पर देखने को मिलता है हमें। दर्रे से निकलती है ट्रेन, निकलती है तब ये गाना गाया जाता है। और उसके बाद में जो सिरोही और उदयपुर मार्ग है उसको ये क्या करता है? जोड़ता है। उदयपुर से आप सिरोही की ओर जाएंगे तो ये गौरम घाट दर्रा देखने को मिलेगा। उसके बाद असीरगढ़, ये मध्य प्रदेश में क्षेत्र है, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। उसके बाद में थालघाट, पश्चिमी थाल, भोर, पाल, ये 3 बहुत, और सिनकोट, ये बहुत फेमस दर्रे हैं जो हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। तो थालघाट हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा 1948 है, यह मुंबई से नासिक को जोड़ता है, तो ये हमारा थालघाट दर्रा हो गया। उसके अम्बा घाट महाराष्ट्र में ही है, रत्नागिरी को कोल्हापुर से जोड़ता है, कोल्हापुरी मार्ग में स्थित एक पहाड़ी से में दर्रा है। उसके बाद भोरघाट दर्रा, यही पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में अवस्थित है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, कल्याण वगैरह के पास में जो जाते हैं हम तो उसमें ये हमारे दर्रा देखने को मिलता है। उसके बाद पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा केरल व तमिलनाडु में की सीमा पर अवस्थित है और जो कोझिकोड और कोयबटूर को जोड़ता है। कोझिकोड जो पश्चिम घाट में और कोयबटूर जो हमारी पूर्वी घाट में को जोड़ता है, ये मुख्य रूप से उसका सिनकोट, तो ये हमारे तमिलनाडु व केरल को जोड़ता है। त्रिवेंद्रम से मदुरई को जोड़ने के लिए सिनकोट दर्रा फेमस है। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो कुछ अन्य दर्रे हैं, जैसे कि खेवर दर्रा, ये पहले जो हमारा पार्ट था तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हिंदू कुश पर्वत है उसको जोड़ता है। तो पूछते हैं बाबर किस दर्रे से भारत आया था? तो खेवर दर्रे से वो है भारत आया था। इस दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आर्य, सिकंदर, गजनबी, बाबर, तैमूर सब इसी दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। बोलन दर्रा, यह मोहम्मद बिन कासिम ने जब जो ईरान का शासक था उसके द्वारा जब आक्रमण किया था तो किस दर्रे से किया था? बोलन दर्रे से किया था। यह पूर्वी पाकिस्तान में अवस्थित है। गोमल दर्रा, ये पाकिस्तान में है और मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रवेश इसी दर्रे से किया था। दोस्तों अगली वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।